A flat coil of wire having 5 turns। एक कायल है जिसमें कितने टर्न्स है? 5 टर्न्स है। हैज़ एन इंडक्टेंस एल, और इसकी जो इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू एल है। सो द इंडक्टेंस ऑफ सिमिलर कायल हैविंग 20 टर्न एज। सिमिलर कायल का मतलब है कि इसकी जितनी लेंथ है उतनी लेंथ उसकी भी है, जिसकी जितना एरिया है उसका भी इतना एरिया है। सिमिलर है लेंथ और एरिया, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि उसमें जो टर्न्स है वो 20 है। 20 का मतलब है पहले 5 फिर 20, मतलब 4 टाइम्स उसमें टर्न्स ज़्यादा है। तो अब इसकी इंडक्टेंस क्या होगी? तो टर्न्स के साथ इंडक्टेंस का जो रिलेशन है वो हमें पता है कि एल इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स 4 टाइम्स इंक्रीज होंगे तो इंडक्टेंस 4 स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज होगा, और 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो अब इसका जो इंडक्टेंस होगा दैट विल बी 16 एल। और अगर हमें इंडक्टेंस की कोई वैल्यू गिवन होती कि 5 टर्न्स पर इसकी वैल्यू सपोज 10 हेनरी है, तो 20 टर्न्स पर कितनी होगी? तो 16 के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करते। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को टैकल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ लेज़र बीम कैन बी शार्पली फोकस्ड बिकॉज इट इज़। लेज़र बीम, हमें पता है कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन, उसको हम बोलते हैं लाइट। तो उसकी बीम को हम शार्पली फोकस करते हैं, किसी भी पॉइंट पर वो फोकस हो जाती है। क्यों फोकस हो जाती है? इसका जो रीज़न है दैट इज़ ऑप्शन ए, हाईली कोहेरेंट। क्योंकि उसमें जो लाइट वेव्स होती है वो एक दूसरे के साथ इन फेज होती है और रिलेटेड होती है, हाईली कोहेरेंट होती है, जिसकी वजह से वो किसी भी पॉइंट पर फोकस की जा सकती है। बाकी सारे ऑप्शंस भी ठीक है, लेज़र बीम इंटेंस भी होती है, वो पोलराइज्ड भी होती है, वो हाईली डायरेक्शनल भी होती है, लेकिन फोकस्ड के लिए जो मेन रीज़न है दैट इज़ उसकी कोहेरेंस, इसके लिए रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सजेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंट्स ऑन। इलेक्ट्रॉन की जो वेव नेचर है, जो कि डी ब्रोगली वेवलेंस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से हमें पता चला था, जिसको हम मैटर वेव्स कहते हैं, उसको एक्सपेरिमेंटली किस एक्सपेरिमेंट से या किस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करने से उसको प्रूव किया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन इज लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एक्शन, नहीं। सेकंड इज प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, नहीं। द थर्ड वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नहीं। ये सारे जो है ये पार्टिकल नेचर ऑफ वेव को शो करते हैं। क्वेश्चन में कहते हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंफर्म किया था एक्सपेरिमेंटली डेविसन एंड जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स डायफ्रैक्शन बाय क्रिस्टलाइन मटेरियल। ठीक है, ये उनका एक्सपेरिमेंट था। डेविसन एंड जर्मन की जो एक्सपेरिमेंट है उन्होंने इसको प्रूव किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 आज के वीडियो की। 100% ट्रांसमिशन इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स, IR का मतलब इंफ्रारेड। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर हम कहें कि 100% ट्रांसमिशन होती है तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, लाइट जब भी फॉल करती है किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मटेरियल पर या किसी और मटेरियल पर, तो या तो वहाँ पर ट्रांसमिशन होगी, या तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगी, या तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन होगी। और ये सब को अगर हम ऐड करें तो दिस विल इक्वल टू 100 या 1 के इक्वल होती है। अब अगर सारा का सारा लाइट ट्रांसमिट होती है, ठीक है, पूरा का पूरा लाइट वहाँ पर ट्रांसमिट होती है, रिफ्लेक्शन का तो टर्म ही यहाँ पर गिवन नहीं है, तो सारे के सारे ट्रांसमिशन का मतलब है कि कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, 1% भी एब्जॉर्ब नहीं हो रही, सारे के सारा ट्रांसमिट होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट कि कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। अगला क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। इन पी टाइप सब्सटेंस द चार्ज कैरियर्स इन माइनॉरिटीज आर। पी टाइप है तो होल्स वो मेजॉरिटी में होंगे, और जो माइनॉरिटी में होंगे दैट विल बी इलेक्ट्रॉन्स। अगर एन टाइप हो तो एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी वो होल्स होते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल था इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज फोटॉन्स विद ग्रेटेस्ट मोमेंटम। इनमें से कौन से फोटॉन्स की जो मोमेंटम है वो ग्रेटेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा होती है? तो फोटॉन्स की मोमेंटम के वैल्यूज़ को याद करना तो मुश्किल है, तो सिंपल ट्रिक यही है कि आपको एनर्जीज़ का तो अंदाज़ा होता है हर स्टूडेंट को जो थोड़ा बहुत स्टडी करता है, कि कौन से माइक्रोवेव्स, एक्स रेज, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और इस तरह दीगर जो येलो, ग्रीन वगैरह,
रेडियो वेव्स। इनमें से सबसे एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है? अगर आपको एनर्जी का भी नहीं पता, फ्रीक्वेंसी तो आपको पता होगी। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब होता है एनर्जी ज़्यादा, और एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब होता है मोमेंटम ज़्यादा। मोमेंटम इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू एनर्जी एंड एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ। तो इनमें से आपको किसी का भी पता हो तो आप बाकी आंसर्स खुद निकाल सकते हो और क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी का सॉरी मोमेंटम का पूछा है, तो हम एनर्जी के टर्म्स में देखते हैं कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी मोमेंटम ज़्यादा होगी। तो ब्लू लाइट है, येलो है और एक्स रेज है और रेडियो वेव्स है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है एक्स रेज की, ठीक है। ब्लू और येलो ये दोनों तो विजिबल में आ गए, जिसकी अल्ट्रा वायलेट से कम और इंफ्रारेड से ज़्यादा होती है। जो एक्स रेज है वो अल्ट्रा वायलेट से भी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, और रेडियो वेव तो सबसे कम एनर्जी वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। इनी बिरियन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए बिरियन और मीसॉन दो टाइप ऑफ पार्टिकल्स है हमारे पास। जो दूसरा है दैट इज मीसॉन, और ये आपको पता है क्वार्क से बने होते हैं और एंटी क्वार्क से। जो बिरियन पार्टिकल्स होते हैं जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आ जाते हैं, देव और सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं आता इसमें। बिरियन जो है वो 3 क्वार्क से बना होता है बिरियन, और जो मीसान होता है वो 2 क्वार्क्स और 1 एंटी क्वार्क से बना होता है, ठीक है। तो मिसॉन अगर पूछा जाए तो वो 2 क्वार्क्स 1 एंटी क्वार्क, और जो बिरियान होते हैं वो 3 क्वार्क। जिस तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो अप अप डाउन और डाउन डाउन अप, इस तरह की कोई कम्बिनेशन है उसकी, आप वो भी याद रख लें, एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियर फ्यूजन एट द सन इज इंक्रीजिंग इट्स सप्लाई ऑफ। न्यूक्लियर फ्यूजन होती है सन में, कंटिन्यूस रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो उसकी वजह से किसकी सप्लाई बढ़ रही है? हीलियम की सप्लाई बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि फ्यूजन में क्या होता है, 4 हाइड्रोजन एटम्स आपस में फ्यूज़ होते हैं और एक हीलियम एटम को बनाते हैं। तो अगर फ्यूजन में हीलियम बनता है तो मतलब ये है कि फ्यूजन की वजह से हीलियम की जो सप्लाई है वो बढ़ रही है, और ये सन में होती है क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होती है। क्वेश्चन नंबर 59, फिशन फ्रेगमेंट्स यूजुअली डिके बाय एमिटिंग। फिशन फ्रेगमेंट्स का मतलब है कि जब फिशन रिएक्शन हो जाती है, एक जो न्यूक्लियॉन्स वो डिके हो जाते हैं, सॉरी स्प्लिट हो जाते हैं फिशन रिएक्शन में, तो उनके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। वो हाईली वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो अब स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए उनके पास एक ही रास्ता है, और वो ये है कि वो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को एमिट करें। बीटा नेगेटिव एमिशन होती है यहाँ पर, ठीक है, बीटा नेगेटिव। और बीटा नेगेटिव एमिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर बीटा पॉजिटिव हो तो उसमें फिर क्या होता है, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो होती है। इस केस में क्या होता है, बीटा नेगेटिव। बीटा नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और बीटा पॉजिटिव का मतलब होता है पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फिर कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। And that is binding energy of nucleus is the energy that must be supplied to। बाइंडिंग एनर्जी क्या एनर्जी होती है जो कि हम न्यूक्लियस को सप्लाई करते हैं, या जिसकी वजह से जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में टुगेदर होते हैं, होल्ड होते हैं। तो अब या तो उनको होल्ड करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो बाइंडिंग एनर्जी है, या अगर हमने उसको जुदा करना है तो उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने सप्लाई करनी होगी, और उसको भी बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो रिमूव न्यूक्लियॉन्स वाला ऑप्शन भी गलत है, रिमूव अल्फा पार्टिकल वाला भी गलत है, बीटा पार्टिकल भी गलत है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या कोई न्यूक्लियॉन की जो रिमूवल होती है वो रेडियो एक्टिविटी में होती है। उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, वो एक नेचुरल प्रोसेस होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी की ज़रूरत होती है जब हम सेपरेट करते हैं न्यूक्लियस इनटू एंड कंस्टिट्यूट न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जब हम न्यूक्लियस को स्प्लिट करते हैं, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो आई होप बहुत कंसेप्ट सीखा होगा आज के वीडियो से, और पता नहीं इस एंड तक किसी ने देखा भी या नहीं देखा। बहरहाल एनीवन अगर देख रहा है तो वो ज़रूर बताए कि मैंने देख लिया एंड तक। विश यू गुड लक।